क्या कोई ऐसा अपराधी जो भारत की जेल में बंद हो, फिर भी उसके इशारों पर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों में अपराध हो रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पर एक साधारण मैसेज किसी युवा की जिंदगी को अपराध की अंधेरी दुनिया में धकेल सकता है? और क्या पैसे का लालच, विदेश भेजने का सपना और जल्दी अमीर बनने की चाह युवाओं को गैंगस्टरों का हथियार बना रही है? अमेरिका की जांच एजेंसी FBI और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच में ऐसे ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के नाम करने के तरीके का विस्तार से जिक्र किया गया है। आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर ये नेटवर्क कैसे काम करता है और क्यों जांच एजेंसियां इसे अंतर्राष्ट्रीय खतरे के रूप में देख रही हैं। दरअसल एक समय था जब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को एक दूसरे का करीबी माना जाता था, लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और गैंगवार की खबरें सामने आने लगी। हालांकि अमेरिकी जांच एजेंसियों के दस्तावेज बताते हैं कि दोनों गैंगों की कार्यप्रणाली में कई सामान्यताएं थीं। दोनों ही गैंग सोशल मीडिया, आर्थिक लालच और कमजोर तबकों का इस्तेमाल कर अपने नेटवर्क को मजबूत करते थे। उनका मकसद केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशों तक फैले अपराध नेटवर्क से पैसा कमाना भी था। यानी कि अमेरिका में FBI द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉट बॉल के तहत यानी कि लॉस एंजेलिस की संघीय अदालत में 44 पन्नों का अभियोग पत्र पेश किया गया। इस दस्तावेज में दावा किया गया कि भगवानपुरिया गैंग भारत में हत्या जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने के लिए कुछ मामलों में महज 20,000 रुपयों तक का भुगतान करता था। यानी इंसानी जान की कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा कोई भी युवा लालच में आ जाए। ये दावा बताता है कि अपराध जगत में पैसों से ज्यादा महत्व वफादारी और नेटवर्क का होता है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब के गरीब इलाकों से युवाओं और नाबालिगों को तलाशता था। ऐसे इलाकों को चुन जाता था यानी कि जहां बेरोजगारी अधिक हो, परिवार आर्थिक संकट में हो और युवाओं के पास रोजगार के सीमित अवसर हो। गैंग के सदस्य ऐसे लड़कों से संपर्क करते, उन्हें आसान कमाई का सपना दिखाते और धीरे धीरे उन्हें अपराध की दुनिया में शामिल कर लेते थे। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अपनी जांच में यह दावा किया है कि भारत की जेल में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठकर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने टारगेट किलिंग, फायरिंग, ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी जैसे क्राइम को अंजाम दिया। यही कारण है कि एजेंसीज ने अंडरकवर ऑपरेशन और डिजिटल सर्विलांस जैसे ऑपरेशन चलाए। सबसे चिंताजनक बात ये सामने आई कि गैंग कथित तौर पर नाबालिगों की भर्ती को प्राथमिकता देता था। इसकी वजह जांच एजेंसियों ने ये बताई कि किशोर अपराधियों को कानून के तहत अपेक्षाकृत कम सजा मिलने की संभावना रहती है। यानी गैंग अपने अपराधों के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता था जिन पर कानूनी जोखिम कम हो। यही कारण है कि उन उम्र के लड़कों को पहले छोटे मोटे काम दिए जाते और बाद में गंभीर अपराधों में धकेल दिया जाता। भर्ती का सबसे बड़ा हथियार था इंटरनेट और सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी के प्लेटफॉर्म पर ऐसे युवाओं की पहचान की जाती जो आर्थिक रूप से कमजोर हो या जल्दी पैसा कमाने की इच्छा रखते हो। पहले दोस्ती की जाती, फिर भरोसा बनाया जाता और उसके बाद पैसे, पहचान और विदेश भेजने जैसे सपने दिखाए जाते। कई मामलों में यही ऑनलाइन बातचीत अपराध की दुनिया में पहला कदम बन जाती थी। जांच के अनुसार गैंग नए सदस्यों को शुरुआत में मामूली रकम देता था, लेकिन जो सदस्य लंबे समय तक वफादार रहते उन्हें कथित तौर पर फर्जी छात्र वीजा या वर्क वीजा के जरिए अमेरिका और कनाडा भेजने का लालच दिया जाता था। विदेश पहुंचने के बाद उनसे गैंग के लिए अलग अलग तरह के काम करवाए जाते। इस तरह अपराध का नेटवर्क भारत से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलता चला गया। दस्तावेजों में यह भी कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। उसके करीबी सहयोगी अलग अलग देशों में गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालते थे। गोल्डी बराड़ उत्तरी अमेरिका में नेटवर्क संचालित करता था, जबकि रोहित गोदारा को यूरोप में गैंग की गतिविधियों का जिम्मा सौंपा गया था। इस तरह पूरा नेटवर्क किसी कॉरपोरेट संगठन की तरह अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ बताया गया। यानी कि
अमेरिकी अभियोग पत्र के मुताबिक ये नेटवर्क केवल रंगदारी या हत्या तक सीमित नहीं था। जांच में आरोप लगाया गया कि गिरोह अमेरिका में कोकीन, मेथाम्फेटामाइन और हीरोइन जैसे मादक पदार्थ की तस्करी से भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा प्रतिद्वंदी तस्करों से खेप लूटने और उससे होने वाली कमाई को भारत भेजने जैसी गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया था। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध मोडल का उदाहरण माना जाएगा। जग्गू भगवानपुरिया के नेटवर्क से जुड़ी जांच में भी कई महत्वपूर्ण दावे सामने आए। असम की सिलचर सेंट्रल जेल में बंद भगवानपुरिया के रिकॉर्ड के आधार पर जांच एजेंसियों ने कहा कि उसकी सहयोगी मनदीप कौर उर्फ चीमा का इस्तेमाल अमेरिका में मादक पदार्थों की ढुलाई के लिए किया गया। यानी कि इससे संकेत मिलता है कि गैंग अपने नेटवर्क में महिलाओं का भी उपयोग अलग अलग भूमिका में करता था। ये पूरा मामला केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा की वित्तीय खुफिया एजेंसी फिनट्रैक ने भी अप्रैल में चेतावनी जारी की थी कि आर्थिक रूप से कमजोर भारतीय छात्रों को लालच और धमकी देकर हिंसक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बिश्नोई और बम्बीहा गैंग का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे नेटवर्क युवाओं का शोषण कर रहे हैं। कनाडा सरकार पहले ही 29 सितंबर 2025 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गैंग की गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता को उजागर किया। इसके बाद विभिन्न देशों की जांच एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान भी बढ़ा और संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया गया। विदेशों में बैठे गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए 18 से 30 वर्ष के युवाओं को निशाना बना रहे हैं। उन्हें पैसे का लालच देकर हत्या, रंगदारी और बाकी की गंभीर अपराधों में शामिल किया जाता है। कई बार युवाओं को यह एहसास भी नहीं होता कि वो जिस व्यक्ति से ऑनलाइन बात कर रहे हैं वो किसी बड़े अपराध सिंडिकेट का हिस्सा है। नशे की लत और आर्थिक तंगी इस समस्या को और गंभीर बना रही है। कम पढ़े लिखे या स्कूल छोड़ चुके कई युवा जल्दी पैसा कमाने की चाह में ऐसे गैंगों के जाल में फंस जाते हैं। शुरुआत में उन्हें छोटा काम दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो संगठित अपराध का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उनके लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज अपराध का चेहरा बदल चुका है। पहले गैंग भर्ती के लिए व्यक्तिगत संपर्क का सहारा लेते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और डिजिटल भुगतान ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। यही वजह है कि साइबर निगरानी और डिजिटल जागरूकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही एजेंसीज ने ऑपरेशन हार्डबॉल चलाया, लेकिन ऑपरेशन हार्डबॉल की कामयाबी के पीछे अंडरकवर एजेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन अंडरकवर एजेंट्स ने न सिर्फ गैंग में गुप्त रूप से अपनी जगह बनाई, बल्कि गैंग के तमाम इंफॉर्मेशन लेकर एजेंसीज तक पहुंचाई, जिसके बाद इस ऑपरेशन हार्डबॉल को अंजाम दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। जांच एजेंसियां लगातार इस तरह के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं, क्योंकि संगठित अपराध केवल हथियारों से नहीं चलता, बल्कि उसके पीछे एक मजबूत वित्तीय तंत्र होता है। हवाला, अवैध वसूली, ड्रग्स और बाकी के अपराधों से होने वाली कमाई नेटवर्क को जीवित रखती है। इसलिए मनी ट्रेल और ट्रैक करना जांच का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकारी एजेंसियां युवाओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में ये संदेश दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले आसान पैसे, विदेश भेजने के वादे या संदिग्ध नौकरी के ऑफर के झांसे में ना आए। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिकी जांच दस्तावेजों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो जांच एजेंसियों के आरोप और निष्कर्ष हैं, यानी कि इन मामलों में अंतिम फैसला संबंधित अदालतों द्वारा उपलब्ध सबूतों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए किसी भी आरोप को अंतिम न्यायिक सत्य नहीं माना जा सकता। ये मामला केवल दो गैंगस्टरों की कहानी नहीं है, ये उस बदलती अपराध व्यवस्था की तस्वीर है जिसमें सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ड्रग्स, हवाला और साइबर तकनीक एक साथ जुड़ चुके हैं। यही कारण है कि अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी सीमाओं से परे जाकर सहयोग करना पड़ रहा है।
विशेषज्ञ मानते हैं यदि युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिले तो ऐसे गैंगों के लिए भर्ती करना कठिन हो जाएगा। परिवार, समाज, स्कूल और प्रशासन सभी की जिम्मेदारी है कि युवाओं को अपराध के बजाय सकारात्मक अवसरों की ओर ले जाए, क्योंकि हर वो युवा जो गैंग के जाल में फंसता है केवल एक अपराधी नहीं बनता, बल्कि एक परिवार का भविष्य भी प्रभावित होता है। फिलहाल FBI, अमेरिकी न्याय विभाग, भारतीय एजेंसियों और बाकी के देशों की जांच संस्थाएं की कार्रवाई जारी है। आने वाले समय में इस नेटवर्क से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबक यही है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला आसान पैसा, विदेश का सपना या अपराध से मिलने वाली तेज कमाई अंततः कानून और विनाश की ओर ले जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।